Myself, Dr. Pradeep Kumar, Assistant Professor, Department in History, FGM Government College, Adhampur, Hisar. Today we discussing socio-cultural trends, society, culture and literature during 600 to 1206 AD. Social trends. What types of trends we discussed in this matter? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये सोशल प्रवृत्तियां हैं ये क्या है, ये ट्रेंड्स क्या है, अलग अलग समय काल में हमारे सामने ये आती रही। हमारा जो समय काल है इस समय 600 से 1206 ईस्वी तक का, इसमें जो सोशल ट्रेंड्स स्थापित हुए हैं वो प्राचीन काल से लेके अब तक एक परंपरा के तहत एक क्वालिटी और क्वांटिटी हम देख सकते हैं। इनमें क्वालिटी गुणवत्ता भरे, क्वांटिटी बहुसंख्या में, जिसकी एक हम निश्चित नहीं कर सकते सीमा कि भाई इतना ये था, कि क्योंकि हमें देखते हैं कि सामाजिक ताना बाना इस प्रकार तैयार हो रहा था कि कई जातियों का निर्माण हो रहा है, कई ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कायस्थ नामक जाति का उद्भव हो रहा है, और भी कई हम समय के साथ इस लेक्चर में ये देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय जो भी ट्रेंड्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जो भी ट्रेंड्स, ये जो हमारा गुप्तोत्तर काल है या पूर्व मध्य काल है, जिसमें हम प्राचीन समाज के बाद जो पूर्व मध्यकाल की, जो मध्यकाल की शुरुआत है उसका पूर्वी जो भाग है, हम उसमें देखते हैं कि समाज किस प्रकार बदलाव की ओर है और इस समय के समाज में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। इस समय काफ़ी इतिहासकार विद्वान अपने अपने मत रखते हैं कि सोसाइटी के ट्रेंड्स किस प्रकार बदल रहे हैं, किस किस स्वरूप के प्रवृत्तियां हमारे सामने आ रही हैं। इसमें हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल वास्तव में जो छठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक ये एक विशेष महत्व का काल रहा है। इसमें हम किसी सेंट्रल पावर के बजाय हम सामंतीय व्यवस्था देखते हैं। हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के पतन के बाद जो राजनीतिक बदलाव आया, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बाद जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, उसके बाद जो प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई, हम उन प्रवृत्तियों को सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम इनको देखेंगे। यहाँ हम जातियों का प्रोलिफरेशन देखते हैं, हम जातियों में प्रगुणन देखते हैं, हम जातियों की एक संख्या में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार जो जातियों का बदलाव है, और ये जो सिस्टम है उस समय का कास्ट सिस्टम, देखिए कास्ट सिस्टम आया है इस समय हमारे पास जो जातिगत प्रणाली है, जाति व्यवस्था है, उससे पहले हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें अलग अलग वर्णों का जो बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के साथ साथ और भी हमें वर्ण, यहाँ पर वर्ण के साथ साथ जातीय व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो कास्ट सिस्टम है, हम जैसे देख रहे हैं, देयर वर many major division of Indian classes, like that Brahman, the priestly class whose members were called in Brahmans, were the top of the social scale. They were in charge of religious ceremony. जो ब्राह्मण है उसमें हम जो
हमारा वर्ग विशेष है उसमें सबसे ऊपरी स्तर मानते हैं। अब जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो कंसेप्ट है, मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था का आरंभ दिखाई देता है, हमें वहाँ मिलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में आरंभिक स्तर। लेकिन वहाँ जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर नहीं है, वो कर्म के आधार पर है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है वो है, हो सकता है वो एक ही परिवार में हो। एक परिवार में जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई पढ़ने लिखने का काम कर रहा है, कोई और व्यवसाय कर रहा है। ये हम इस प्रकार देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई अलग विभाजन नहीं है सोसाइटी में। वहाँ एक ऐसी फॉर्मल सोसाइटी कह सकते हैं, एक समानता की सोसाइटी है, समानता का समाज है। लेकिन जो हमारा अध्ययन काल है इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार इस वर्ण व्यवस्था से कास्ट सिस्टम आ गया। कास्ट वैसे तो इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश में भी कास्ट जो आया है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बनकर उभरा था, जिसमें हम हमारे यहाँ जो अलग अलग व्यवस्था देखते हैं ये है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जैसे डिस्कस करके आए हैं कि भाई ये एक पुरोहित क्लास है, पुरोहित वर्ग है था ये, और समाज में इसका बहुत बड़ा ऊंचा स्तर रहा है। उसके बाद है हमारे पास क्षत्रियाज, जिसको हम राजपूत भी बोलते हैं, द वेरियर कास्ट। द क्षत्रियाज डिफेंडेड and wages wars. Sometimes families from other caste were accepted into this variant ranks. भाई समय के अनुसार जैसे पहले रैंक पर हम ब्राह्मण को देखते हैं, दूसरे स्तर पर हम क्षत्रिय को देखते हैं जिसको राजपूत कहते हैं, और इस समय काल में हम बड़ी मात्रा में राजपूत व्यवस्था को देखते, राजपूत एक प्रणाली देखते हैं जिसमें हम इस समय काल में हम देखते हैं कि खासकर 12वीं सदी के आसपास कि 36 राजवंशों की हमें जानकारी प्राप्त होती है जो राजपूत हैं। राजपूत जो संरक्षक है, जो सुरक्षा प्रदान करता है सोसाइटी को, समाज को, प्रजा को, और ये एक प्रकार से राजा भी है। राजा का जो कंसेप्ट है, यहाँ देखो हम दूसरे स्तर पर क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो सुरक्षा का काम करता है और उसकी सहायता के लिए ब्राह्मण, स्कॉलर, पैरिस्ट वर्ग आता है। आपस में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और हमारे पास इस समय एक विद्वान है अल-बेरूनी, तबकात ए हिंद उसकी पुस्तक है, उसमें भी वो भारतीय वर्ण व्यवस्था, भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखता है। बताता है कि किस प्रकार वहाँ पर क्लासेस हैं, इंडियन क्लासेस का अलग अलग जिक्र करता है। उनमें दिखाता है कि स्त्रियों का क्या रोल है, क्या काम करते हैं। क्षत्रिय खेती भी करते हैं। इस समय काल में क्षत्रिय सैनिक भी हैं, सेना में भी हैं, राजा भी हैं, वो खेती का काम भी करते हैं। और आप देखोगे कि इस समय काल में हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से फ्यूडल सोसाइटी है, सामंतीय समाज का स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि कई विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें जो सत्रीकरण दिखाई देता है वो इसमें हम देख सकते हैं। थर्ड है हमारे पास वैश्य, कॉमनर्स जो सामान्य जन है। मोस्टली वैश्य वर मर्चेंट्स और फार्मर्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वैश्य है वो सामान्य जन है, वो व्यापारी भी हैं, वो खेती भी करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो
हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो संदर्भ देख रहे हैं उसमें जो काम करने वाले हैं ज़्यादातर वो वैश्य की श्रेणी में आते हैं इस समय। लेकिन जो हमारे पास तीसरा एक और चौथा जो वर्ग है शूद्र, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, the Sudras were not Aryans and the term Sudras probably referred to dark skinned. Most Sudras were peasant or manual laborers. They had only limited rights in the society. भाई उनके पास कम अधिकार हैं। जो मैं वैश्य जो वर्ग है वो व्यापारी का काम करता है, वो खेती का काम करता है। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि वैश्य के साथ साथ शूद्र भी खेत में ज्वाइंट हो रहे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, वो किसान के रूप में काम कर रहे हैं, वो दास के रूप में भी काम कर रहे हैं। दास जो स्लेव की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एक इसी समय एक और व्यवस्था चल रही है, सामंती व्यवस्था। उसमें जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, उनके पास भूमि है, जमीन है, खेत है, तो वो खुद काम नहीं कर रहे, तो वो इन किसानों के माध्यम से, शूद्रों के माध्यम से काम कर रहे हैं। शूद्रों में दूसरी श्रेणियां भी काफ़ी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें चाहे वो कृषिगत है, पशुपालन है, या कह सकते हैं कि बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, ये सारे के सारे जो शिल्पी वर्ग भी है, जो कारीगर वर्ग भी है, वो शूद्रों में काउंट किया जाता है। अब हमारे सामने एक और है जो कायस्थ, एक और मेजर कास्ट इन दिस टाइम कायस्थ emerged. The first historical reference to the term कायस्थ necessarily related to the modern community comes from माथुर। ये जो कायस्थ है ये इनको वैसे अस्पृश्य की श्रेणी में काउंट किया गया है, इनको शामिल किया गया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें देखते हैं कि कुषाण शासक वासुदेव प्रथम, जिसका समय काल 171 to 172 कॉमन एरा के समकालीन है, कायस्थ शर्मन के बारे में हमें इसमें जिक्र मिलता है। गुप्ता एम्परर जो कुमार गुप्त फर्स्ट है उसके समय भी हमें इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र मिलता है। लेकिन इस समय काल में कायस्थ एक कास्ट बनकर उभरी है। खुद मेधातिथि भी इनका जिक्र करता है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी हमें इनका वर्णन मिलता है। हम वेद व्यास और जो औष्णम स्मृति है उसमें भी हमें इनका एक जाति के रूप में वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में हमें मिलता है। विष्णु स्मृति में कायस्थों का जिक्र किया गया है, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि ये क्या वास्तव में ये करते क्या थे। कायस्थ कर्णिक, पुष्टपाल, अक्षपटलेख, दिवीर, लेखक आदि थे जो राजा के साथ जो लेखन का काम होता था, जो लेखाकार का काम होता था, तो सारा का सारा यही काम करते थे। इसमें हमें देखने को मिलता है ये अधिकारी वर्ग में आते थे और इनसे बचने का के बारे में भी विद्वानों ने, उस समय के विद्वानों ने बोला है कि कायस्थ से बच कर रहना है, क्योंकि वो सारा कामकाज लेखा जोखा वही रखते थे, वही करते थे। इस प्रकार हमारे सामने ये 4-5 कास्ट अलग अलग क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद है अनटचेबल्स, अस्पृश्य वर्ग, द लोएस्ट लेवल ऑफ इंडियन सोसाइटी। Untouchables were given menial, degrading tasks that others would not accept, the collecting trash or handling the dead. They lived difficult lives. None of the other classes would eat food handled by untouchables, by they lived in separate areas away from the other classes. यहाँ हम ये देखते हैं कि जो अस्पृश्य वर्ग है वो, जिसमें हम कायस्थ का भी जिक्र करते हैं। कायस्थ
ऐसे प्रेष्य वर्ग सॉरी कायस्थनी, जिसमें हम चांडाल का जिक्र करते हैं, जो सफाई आदि का काम करता है, जो जो पशुओं को, मरे हुए पशुओं को ले जाने का काम करते थे, वो काम करने वाले। इसमें हम देखते हैं कि इनको अपवित्र माना जाता था। कुछ काम ऐसे थे जो यही करते थे और उन कामों को अपवित्र माना जाता था। ये जो इस प्रकार, और इनको गांव से बाहर रहते थे, और जब भी वो गांव में प्रवेश करते थे तो ढोल आदि के द्वारा वो अपनी सूचना देते थे कि हम आ चुके हैं। इसलिए एक जो व्यवस्था थी, जो एक सिस्टम था गांव में रहने का, कि लोग इनसे दूर हट जाते थे अपने। कहीं कहीं हमें वर्णन मिलता है कि लोग दरवाजे तक भी बंद कर लेते थे, अपना डोर बंद कर लेते थे, और ताकि लोग इनके संपर्क से बच सकें। ब्रह्म पुराण में कुछ संप्रदायों को भी अस्पृश्य कहा गया है। इसके अनुसार बौद्ध, पाशुपत, जैन, लोकायत या कापालिक, शायद इसमें कापालिक और पाशुपत है जो लोकायत है, इनमें इनसे संपर्क से बचने का यहाँ उल्लेख कहा गया ब्रह्म पुराण में, जो मैं एविडेंस यहाँ देख पा रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं कि अब इसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट लेवल है सोसाइटी का, स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी जो दास व्यवस्था है, ये भारत में इस समय स्थापित है। हालांकि हम मौर्य काल की बात करें तो जो मैगस्थनीज है वो भारत में दास प्रथा को नकारता है, वो मना करता है कि दास प्रथा यहाँ नहीं थी। लेकिन यदि देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार से हमें वर्णन मिलता है, कुछ न कुछ चाणक्य भी अर्थशास्त्र में थोड़ा सा कुछ हमें हिंट देता है कि व्यवस्था है, दासों का वजूद है। और हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जो दासों की स्थिति है, उपस्थिति है, उसका उल्लेख ईसा पूर्व की शताब्दियों में मिलना शुरू हो चुका था। पूर्व मध्यकाल में दासों की संख्या में काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि हमें दिखाई देती है। इसका कारण था कि राजा है, जो सामंत हैं या गृहस्थ है के घरों में, बल्कि बौद्ध मठ, वैष्णव, शैव और शक्ति जो मंदिर थे, उनमें बड़ी मात्रा में उनके लिए काम करने के लिए, साफ सफाई के लिए दास रखे जाते थे। हमें इसका, जैसे जो जैन धर्म ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि में भी दास व्यापार का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जो, जैसे हम देखते हैं द टर्म दास ऋग्वेद में भी हमें दासा मिलता है, जैसे सुदास कुछ न कुछ रिलेट तो कर रहा है उस चीज़ को कि किस प्रकार ये हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ मंदिरों में देवदासी का कंसेप्ट भी हम देख सकते हैं, जो देवदासी का कंसेप्ट है। इसमें हम वैसे पोजीशन ऑफ वुमेन में देखेंगे कि फिर भी थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर सकते हैं कि जो देवदासी प्रथा तो उसका काफ़ी प्रचलन था। इस समय हमें तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में 400 देवदासियों का वर्णन मिलता है कि वहाँ पर इतनी देवदासियाँ थीं। देवदासी जो कि किसी कन्या को भगवान के लिए अर्पित करना, उसकी सेवा के लिए रखना, वो देव उसकी दासी, इसलिए इसको देवदासी कहा है। फिर हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ वुमेन कि इस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी है, औरतों की कैसी कंडीशन है। यदि हम पोजीशन को देखें तो इस समय पुरुष प्रधान समाज है, समाज में पुरुषों की ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि भारत जैसा जो विविधता प्रधान देश है उसमें अलग अलग हमें व्यवहार देखने को मिलता है। और खासकर धर्म ग्रंथों में भी इस संबंध में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। स्त्री को प्राश्रित कहा गया है, दूसरों पर आश्रित कहा गया है। जैसे मनु ने स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की बात कही है। तो ये जो प्रतिबंध है ये इस समय भी हमें स्त्रियों के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ हमें जो पोजीशन ऑफ वुमेन में औरतों की स्थिति का हम यदि जिक्र करें तो बहुपत्नी प्रणाली का हमें
देखने को मिलता है कि उच्च वर्ग के लोग बहुपत्नी में विश्वास करते थे, ज़्यादा औरतें रखते थे, चाहे वो सरदार वर्ग है, भूस्वामी वर्ग है, जो भी जो उच्च वर्ग है वो बहुपत्नी प्रणाली में विश्वास करते थे। दूसरा एक और है पोजीशन इसमें औरतों की स्थिति में कि बाल विवाह, जो बाल विवाह का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। बाल विवाह, ये बाल विवाह, इसमें बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। 8 से 10 साल की उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जो कि उस समय के 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा गया है, 8 वर्ष की लड़की को, और 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा गया है। ये एक प्रकार से वैदिक समाज में उनके जो शादी की जाती थी इस समय काल में 8 से 10 साल की, उनमें जो विवाह के जो प्रकार हैं 4, आरंभिक 4, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके अकॉर्डिंग शादी की जाती थी। फिर बाल विवाह में जल्दी शादी की जाती थी, समय जो उस समय की व्यवस्था थी। फिर इसी के साथ साथ हमें एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता, सती प्रथा। सती प्रथा का जो एविडेंस हमें मिलते हैं, हालांकि ऋग्वेद में ही हमें कुछ एविडेंस मिलता है कि स्त्री अपने मर्द पति के शव के साथ लेटती थी, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। इसका मतलब कि सती प्रथा कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से शुरुआत हम वहाँ देखते हैं। हालांकि ये उच्च वर्ग की एक ये प्रथा, उच्च वर्ग में एक प्रथा के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इसका पहला ऐतिहासिक अभिलेखीय प्रसंग 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख, जिसमें हमें सती प्रथा का वर्णन देखते हैं, जिसमें गोपराज सेनापति जो हुणों के साथ युद्ध में मारा गया था की पत्नी सती हो जाती है। गोपराज जो एक सेनापति था, तो उसकी पत्नी उसी प्रकार सामंती व्यवस्था में सामंत अपनी स्त्रियों से अधिक निष्ठा की अपेक्षा रखते थे। हालांकि धर्म जो शास्त्रकार हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में इस व्यवस्था को उचित ठहराने की कोशिश की है सती प्रथा की। तो पुनर्विवाह, हाँ, पुनर्विवाह का हमें देखने को मिलता है। पुनर्विवाह, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं थी इस समय, जो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विवाह विच्छेद नहीं होना चाहिए, लेकिन कई कई हमें उदाहरण भी देखने को मिलते हैं और जिसमें पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता था, या जो यदि किसी प्रकार के पुरुष में कोई दिक्कत होती थी, कोई व्यभिचारी होता था, विलासी होता था, शराबी होता था, तो पत्नी भी छोड़ सकती थी। कुछ हमें धर्मशास्त्रकार इस प्रकार हमें एविडेंस मिलते हैं। और इसके साथ साथ पुनर्विवाह, जो कि भाई किसी प्रकार का शराबी है, क्वाबी है, जो भी है, तो औरत उसको छोड़ सकती थी और दूसरा विवाह कर सकती थी। इस प्रकार के कई जगह हमें देखने, या पति सन्यासी बन जाता था या नपुंसक होता था, तो इस एवज में या जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता, तो औरत विवाह कर सकती थी। इस प्रकार हमें एविडेंस मिलते हैं। और संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, निजी संपत्ति की धारणा मजबूत हमें इस काल में उच्च वर्ग में देखने को मिलती है। और बेटियों को विधवा माता की संपत्ति में अधिकार पाने का अधिकार था। कुछ अपवादों को छोड़कर एक विधवा को पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया था। हालांकि शत्रुधन जो है पति गृह माता पिता से प्राप्त या दान में मिला, वो जो धन होता था वो स्त्री धन होता था। पर्दा प्रथा भी हमें देखने को मिलती है इस समय समाज में। जैसे जो रानी दीदा है कश्मीर में, उस का हमें उल्लेख मिलता है, या प्रभावती गुप्ता है। इसका मतलब ये है कि समाज में औरतें शासन भी कर रही हैं, लेकिन ये तो दीदा है या प्रभावती गुप्ता है, ये राजकीय परिवार से हैं, लेकिन और में हमें कुछ न कुछ बड़े तौर पर हमें एविडेंस पर्दा प्रथा के भी देखने मिलती है। फिर हमारे पास है फैमिली लाइफ। किस प्रकार की फैमिली में थी, दादा, पिता, बच्चे,
इस प्रकार एक पूरे फैमिली होती थी जो आपस में, और पुरुष सत्तात्मक परिवार हुआ करता था। ये हमारी सोसाइटी की खास बात है कि पुरुष सत्तात्मक परिवार, लेकिन कहीं कहीं हमें मातृ सत्तात्मक परिवार भी, जैसे हम सातवाहनों का जिक्र कर सकते हैं, हमें ये देखने को मिलता है। कल्चर ट्रेंड्स, इस पार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो किस नेचर की है, किस तरीके का वो हमें इसमें देखने को मिलता है। सांस्कृतिक जीवन के चढ़ाव में हम इस अध्याय में अब यहीं पर इसको वो करते हैं। अब हम इस जो चैप्टर का यहीं पर अंत करते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद काफ़ी ये बाकी है, इसलिए नेक्स्ट उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।